सेट है? ओके, तो क्लास 10, here we goes now, and we are going to start and continue the topic of life processes, nutrition with structure of teeth. तो structure of teeth कैसा है? हम जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनके दांत कैसे हैं. They have teeth which are diphyodont. That means to say they have two set of teeth in their entire life. One set of teeth is called milk teeth. On another set that is permanent is called permanent set of teeth. Right? However, we are having thecodont teeth as well because they are being embedded in the sockets. Right? So हमारे teeth tightly socket में, जैसे कि एक plug के sockets होते हैं जिनके अंदर वो प्लग को हम बिल्कुल अच्छी तरह से एम्बेड कर देते हैं, ऐसे ही हमारे टीथ भी हमारी जॉ बोन के सॉकेट्स में अच्छी तरह से फंसे हुए होते हैं. हमारे टीथ के 3 पार्ट है. रूट पार्ट, सबसे नीचे का पार्ट जिससे कि वो अपने आप को एम्बेड करते हैं. नेक पार्ट ये रहा, देखिए जो जॉ बोन में लगा हुआ नेक पार्ट है. और ये जो पार्ट हमें दांत का दिखाई देता है इसको बोलते हैं हम क्राउन. ठीक है, तो रूट इनर मोस्ट पार्ट है जो अटैच्ड होता है बोन के साथ विद द हेल्प ऑफ एनिमल सीमेंट कॉल्ड हाई एल्यूरोनिक एसिड. हाई एल्यूरोनिक एसिड को हम एनिमल सीमेंट भी कहते हैं और इसकी मदद से क्या होता है, ये हमारे दांतों को चिपका देता है नीचे. ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक वाले पार्ट. तो नेक वाला पार्ट देख लेते हैं हम. जो नेक वाला पार्ट है, मिडिल पार्ट है, ये गम्स के साथ है और ये स्ट्रेंथ देता है, दांतों को लगा के रखता है. और तीसरा पार्ट जो हमें दिखता है, विजिबल है, वो है क्राउन का पार्ट. ये सबसे बड़ा पार्ट है और सफेद रंग का नजर आता है. हमारे जो टीथ होते हैं इनकी सब 3 लेयर्स है. इनकी कितनी लेयर्स है बच्चों? 3 लेयर्स है. सबसे बाहर की लेयर है आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम बोलते हैं इनामिल. ये टफेस्ट लेयर होती है. फिर आती है डेंटाइन, मिडिल लेयर, ये सबसे बड़ा पार्ट है दांत का. और फिर आती है ये सबसे अंदर वाला लेयर जिसको कहते हैं हम पल्प कैविटी. दिस इज द इनर मोस्ट लेयर. ओके, गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस मैम. Yes, ma'am. सबसे बड़ा पार्ट है डेंटाइन. ठीक है. हाउएवर जो पल्प कैविटी होती है इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती है. क्या होती है बेटा इसमें? ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती है. ठीक है, राइट. नाउ लेट्स कम ऑन टू दिस दैट there are different kinds of structures which are found in this. यहाँ हम पहले डेंटाइन की बात करते हैं. इनामिल जो है ये हार्डेस्ट है. इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस which is found in our body. डेंटाइन जो है सबसे बड़ी कैविटी, लार्जेस्ट कैविटी है और इट इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. 62 to 69% इनऑर्गेनिक मैटर का बना होता है और इट इज सराउंडेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल जो इसे सिक्रीट करते हैं. इनामिल जो होता है वो एमिलोब्लास्ट सेल सिक्रीट करते हैं. यानी कि डेंटाइन जो है उसे ओडोंटोब्लास्ट सेल्स और एमिलोब्लास्ट सेल्स इनामिल को सिक्रीट करते हैं. इनामिल जो होता है इट इज 92% मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. समझ में आ रही है क्या मेरी बात? यस मैम. ठीक है, तो दांत जो हैं उसके 3 पार्ट्स हैं. यहाँ पर एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं अच्छी तरह से. टीथ के 3 पार्ट्स हैं क्लियरली. सबसे बाहर वाला कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों बताओ? गरिमा क्या कहलाता है सबसे बाहर वाला पार्ट? आउटर मोस्ट पार्ट क्या कहलाता है? गरिमा सिंह, आदर्श सिंह, आयुष सिंह. मैम इनेमल. हाँ, इनामल, दैट्स इट, इनामल. सेकेंड कैविटी का क्या नाम है? दूसरा लेयर क्या कहते हैं उसको? आयुष, सेकेंड लेयर को क्या कहते हैं? डेंटाइन. और सबसे अंदर ये जो ये वाली नजर आ रही है रेड कलर से मैंने मार्क कर दिया है जिसको, इसको कहते हैं हम पल्प कैविटी. ठीक है, तो यहाँ पर जो हम इनामिल की बात कर रहे हैं ये इतना हार्ड क्यों है? It is hard due to the presence of the inorganic substances like calcium phosphate, calcium hydroxide and calcium carbonate, जो इसका 92% पार्ट बनाते हैं और इसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बनाते हैं.
सीमेंट की मदद से हमारा जो टीथ होता है वो अटैच होता है रूट के साथ और उसे मजबूती देता है। ठीक है, ठीक है बच्चों? हेलो, यू देयर गाइस? ma'am. Yes, ma'am. हमें पता है हमारे दांत कितने तरह के होते हैं बेटा? हमारे दांत कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के दांत होते हैं हमारे पास, होते हैं? बताइए जरा गरिमा, 4 तरह के दांत जो हैं हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? गरिमा सिंह, what are the 4 types of teeth which are found in your mouth? Garima Singh. Afif, I stands for incisors. incisors. Okay. Ma'am, incisors, Ritika. canine. हाँ बेटा, Ma'am, incisors, canine. canine, very good. canine क्या करते हैं? काम क्या होता है canine का? cut. They cut the food and they pierce the food. Actually tear the food. मेनली टीयरिंग का काम होता है कैनाइन का। इंसीजर्स फ्लैट होते हैं और मेनली कट करने का काम करते हैं। ठीक है, इंसीजर्स, कैनाइन। इसके बाद आते हैं प्री मोलर और मोलर, प्री मोलर एंड मोलर्स। तो अब हम बात करेंगे डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुंह में 2 जॉ बोन्स है। ठीक है, 2 जॉ बोन्स है, ऊपर वाली मैक्सिला और नीचे वाली मैंडिबल। तो यहाँ हम देखते हैं एक डायग्राम बना के कि कैसे हम अपना डेंटल फॉर्मूला समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखेंगे, ये रहा हमारा अपर जॉ और ये रहा इसके नीचे लोअर जॉ। ये लोअर जॉ जो है, इसको मैं अगर अपर जॉ और लोअर जॉ के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन खींच दूं, तो इस लाइन के इस हिस्से में जो दांत हैं उन्हें हम डेंटल फॉर्मूला में दर्शा रहे हैं। यानी इस पूरे जॉ के दांत नहीं दर्शा रहे हैं, आधे जॉ के दांत हम इसके मदद से दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हैं इंसीजर्स, और इंसीजर्स हैं इतने पार्ट में 2। तो आई के नीचे लिखा मैंने 2 और ये लिखा मैंने लोअर जॉ लिख दिया, मान लीजिए। इंसीजर्स के बाद कौन से टीथ आते हैं? हाँ कृतिका, कृतिका, C stands for Canines. canines, very good. Canines. C, canines. तो canines है 1, प्रीमोलर कितने हैं? 2 और मोलर है 3। तो लोअर जॉ में जो प्रोपोजिशन है, यानी हमारे पास लोअर जॉ में 2 इंसीजर्स हैं, 1 केनाइन है, 2 प्रीमोलर है, 3 मोलर है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं दीक्षांत, अगर लोअर जॉ के आधे हिस्से में इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर की संख्या ये है, तो लोअर जॉ के पूरे हिस्से में कितने दांत होंगे? बताइए, पूरे लोअर जॉ में टोटल नंबर ऑफ टीथ क्या होगा? 16। कैसे आया? 2 1 3 2 5 3 8। तो टोटल कितने हुए? ये 8, और आधे में है तो हम इसे डबल कर देंगे। तो लोअर जॉ में मेरे 16 दांत। तो अपर जॉ में कितने होंगे? अपर जॉ में कितने होंगे वंशिका? अपर जॉ में भी सेम प्रोपोजिशन है। तो वंशिका कितने दांत हैं अपर जॉ में? 16। कृतिका ने दिया ये जवाब। तो 16 और 16 मिला दिया तो क्या बन गया? 32। दांत कितने होते हैं मैक्सिमम किसी के भी मुंह में? 32, राइट। तो हमारे मैमल्स के मुंह में कितने दांत हैं? 32। लेकिन ये वो सेट है जिसे हम कहते हैं परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ एडल्ट में पाया जाता है, जिनमें उनके पास 2 1 2 3 दांत है। इनमें से भी मोलर्स जो हैं, लास्ट वाला मोलर जिसे कहते हैं विजडम टीथ, वो आता है बाद में। मतलब ये कह सकते हैं हम कि 18 साल की उम्र में करीब विजडम टूथ आता है। तो अगर हम छोटे या किशोर अवस्था वाले बच्चों की बात करें तो उनमें ये फॉर्मूला जो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 है, अगर मैं कहूँ आपको 17 साल की उम्र में एक बच्चे का आप डेंटल फॉर्मूला बताइए जिसका अभी विजडम टूथ नहीं आया है, तो आप लिखेंगे 2 1 2 2 अपॉन 2 1 2 2।
सही बात? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम कितने दांत होंगे? अफीफ, इसके अकॉर्डिंग यहाँ मेरे पास 32 थे, तो इसके दांत कितने होंगे जिसके 2 1 2 2 वाली प्रोपोजिशन है? टोटल दांत कितने होंगे अफीफ अंसारी? नहीं पूर्वांग, टोटल करो। 2 2 4 2 6 1 7 7 2 14 and 14 makes it 28, makes it 28, क्योंकि चारों कोनों पे क्या मिसिंग है? विजडम टूथ। ठीक है, ठीक है पूर्वांग। अब आ जाते हैं हम मिल्क टीथ। जब आप छोटे होते हैं और आपके दूध के दांत आते हैं, है ना, तो लगभग 6 से 7 महीने का जो बच्चा होता है इसमें आने शुरू हो जाते हैं, तो वहां पे प्रोपोजिशन क्या होती है? तो वहां पे इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर की प्रोपोजिशन देखेंगे 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। तो इसके हिसाब से वंशिका चौहान, राइट इन द चैट बॉक्स, मिल्क टीथ जो है अपर जॉ में कितने हुए? वंशिका चौहान। हाँ पूर्वांक, आप भी लिख के देंगे कि 2102 जो है मिल्क टीथ का फॉर्मूला है। ठीक है पूर्वांक, तो अपर जॉ में दांत हुए इतने, है ना, लोअर जॉ में भी इतने होंगे, तो टोटल कितने होंगे छोटे बच्चों के दांत? टोटल कितने होंगे? 20। वेरी गुड पूर्वांक। वंशिका चौहान, आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, राइट इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। क्लियर है बच्चों ये सबको? यस मैम। Yes, ma'am. हजरत कहता है, बाकी लोगों को मैंने कहते सुनते बहुत कम सुना है। He has not taken responsibility for each and every one of you. So kindly please, I request everybody to participate in the class. Otherwise, it's of no use for me to teach in the class, right? So I expect all of you to go along with me. Fine. Let's come on to, we are done with this part of teeth. Now we are coming on to food tube. That is Esophagus. right? That is esophagus. हमने नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स सबके बारे में बात करी अभी तक कि नहीं? हाँ बच्चों, कर लिए बात की नहीं? एक बार मैं आपको याद दिला देती हूँ थोड़ा सा। करी। हाँ, मैम अभी नहीं करी। अभी नहीं करी है। अब बोलिए आप वंशिका। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, उसके बारे में एक डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, ये जो नेजल वाला पार्ट है, ये माउथ वाले पार्ट से क्या करता है? डिस्टिंग्विश कर रहा है। ये इस तरह से आप ये समझिए, ये आ गई हमारी बक्कल कैविटी की छत, बक्कल कैविटी की छत यानी रूफ। ये बक्कल कैविटी की छत जो है आगे कैसी है? ये थोड़ी सी हार्ड है और पीछे सॉफ्ट होके उविला बनके ये नीचे टंगी हुई है। ठीक है वंशिका। अब जो नाक है, नाक के द्वारा हम एयर ले रहे हैं और मुंह के द्वारा हम फूड ले रहे हैं ब्लैक कलर से। तो ये आ रही है एयर, ये आ रहा है फूड। ये एयर और फूड दोनों यहां जिस जगह पर, कॉमन जगह पर मिलते हैं या प्रेजेंट होते हैं, उस जगह को हम कहते हैं वंशिका फेरिंग्स। सो फेरिंग्स इज द कॉमन चैम्बर फॉर फूड एंड एयर। You got my point? It is the common chamber for food and air. दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है ना, ऐसा हमेशा नहीं होता है। और ऐसा क्योंकि हमेशा नहीं होता है, हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। तो अब फूड को हमारे जाना चाहिए फूड पाइप में और विंड को जाना चाहिए हमारे विंड पाइप में। ठीक है, इसके लिए ये जो हम फेरिंग्स है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये जो नाक के सामने वाला चैम्बर है इसको हम कह देंगे नेजोफेरिंग्स। क्या कह देंगे बेटा इसे? नेजोफेरिंग्स, राइट? इसे कह देंगे हम नेजोफेरिंग्स। जो माउथ के सामने वाला पार्ट है इसे कहेंगे हम ओरोफेरिंग्स। और नेजोफेरिंग्स से ओरोफेरिंग्स में आया। अब नेजोफेरिंग्स में एयर थी, ओरोफेरिंग्स में एयर और फूड दोनों है। अब जब ये नीचे जाएगा,
जब ये नीचे जाएगा तो ये जाएगा आगे की तरफ। क्या? एयर जाएगी आगे की तरफ। ब्लैक कलर से मैंने बना दिया क्या? विंड पाइप। तो एयर जाएगी विंड पाइप में। और फूड किस में जाएगा बच्चों? Laryngopharynx. फूड किस में जाएगा? फूड जाएगा फूड पाइप में, है ना? फूड जाएगा फूड पाइप में। तो यहां पर ओरोफेरिंक्स के नीचे वाला पार्ट जो है, लैरिंग्स वाला पार्ट, ये कहलाता है लैरिंजोफेरिंक्स। लैरिंजोफेरिंक्स जो है ये एरिया खुल रहा है लैरिंग्स में। और लैरिंग्स किसको कहते हैं हम? वॉइस बॉक्स को। ठीक है? तो लैरिंजोफेरिंक्स जो है ये क्या कर रहा है? एयर को डाइवर्ट कर रहा है विंड पाइप में और फूड को डाइवर्ट कर रहा है फूड पाइप। इतनी बात समझ में आई है नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, एक और डायग्राम ले लेते हैं। हाँ बेटा बोलो वंशिका। बेटा चैट में लिख दो, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है ना, तो आप चैट में लिख सकते हो। मुझे लिख दो जरा जल्दी से। एक डायग्राम लगता है हमने ऊपर मिस कर दिया है। चलिए अब मैं यहीं ऐसे ही बना देती हूँ। ठीक है, तो हम फिर से डायग्राम पे आ रहे हैं। तो ये जो नोज है और माउथ है, तो ये जो आपका नोज है और माउथ है, इसको हम अगर इस तरह से बनाते हैं, कम टू नो इज लाइक, इसको हम सिंप्लीफाइड कर दें। अब ये नीचे आ रहा है, तो अब जब नीचे आ रहा है इसको, तो हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये ब्लैक कलर से कंटिन्यू कर रही हूं मैं, क्या? विंड पाइप। तो विंड पाइप जो होता है इसके ऊपर एक ढक्कन होता है। तो विंड पाइप का ये जो छेद होता है, जो छेद है पूरा, इसको कहते हैं ग्लॉटिस। क्या कहते हैं बेटा इसे? ग्लॉटिस। और इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, फ्लैप होता है। क्या होता है? फ्लैप। इस फ्लैप को हम पिंक कलर से कर देते हैं कवर्ड, ये है फ्लैप। ये फ्लैप जो है इसे कहते हैं हम इपीग्लॉटिस, यानी ग्लॉटिस के ऊपर पाया जाने वाला एक ढक्कन, जो कि कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है? तो जैसे ही फूड यहाँ आता है, तो जो फूड है वो इपीग्लॉटिस अंदर नहीं लेना चाहता, तो इपीग्लॉटिस बंद हो जाता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो कहां सरक जाता है? फूड पाइप में। तो इस तरह से एयर और फूड में से फूड चला जाता है फूड पाइप में, और एयर चली जाती है विंड पाइप। तो फूड पाइप का दूसरा नेम हम लिखते हैं यहाँ पर, जिसको कहते हैं हम ईसोफेगस। क्या कहते हैं इसे? Esophagus. Esophagus. ये ईसोफेगस जो है ये बना हुआ है बहुत ही मजबूत मसल्स का। ये मसल्स सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों तरह की होती है। ये मसल्स जो हैं लगातार क्या कर रही हैं? ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं, और इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से यहाँ एक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट क्रिएट होता है। मतलब ऐसे है कि जैसे फूड यहाँ आया, तो ये फूड जो है इनके कॉन्ट्रैक्शन से आगे इस वाली पोजीशन पे सरक जाएगा, और इस तरह से अब जब ये वाला पार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करेगा, तो अब ये और आगे सरक जाएगा। तो इस तरह के वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या कहते हैं बेटा इसे? Peristalsis. ये पेरिस्टाल्सिस जो है वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट है, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल शो करती है, और इसकी मदद से फूड एलिमेंट्री कैनाल में आगे बढ़ता है। तो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट in elementary canal is called peristalsis, and it is responsible for the movement of food forward in the elementary canal, right? तो कोई अगर स्पेस में जाएगा, और स्पेस में जब जाएगा तो ग्रेविटी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको फूड नीचे नहीं जाएगा। इसका फूड नीचे जाएगा क्योंकि वो पेरिस्टाल्सिस कर रहा है। ग्रेविटी के बिना भी फूड नीचे जाएगा, आराम से स्पेस में खाना खा सकते हैं। ठीक बात समझ में आ गई क्या? Yes, ma'am. एकदम बढ़िया से, पक्का? हाँ, मैं चैट में देखती हूँ बेटा अभी। Yes, ma'am. उल्टी या वॉमिटिंग क्यों होती है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं पूर्वांग।
इसके लिए हमें थोड़ा सा और नीचे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसे कि अगर आप उल्टी कर रहे हो, वॉमिटिंग जिसे रिगर्गिटेशन भी कहते हैं, तो वॉमिटिंग क्यों होती है? कई बार इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है, या बहुत ज्यादा खाना खाने की वजह से हो सकती है। अब आपने बिल्कुल ठूस के खाना खा लिया, स्टमक को बिल्कुल पूरी तरह से भर लिया है, तो ऐसे में क्या होगा? स्टमक में जगह नहीं रहेगी। अब यहाँ पर देखो, एक इंपॉर्टेंट डायग्राम दिखाती हूँ, इससे शायद आपको ये बात समझ में आ जाए। ये है स्टमक, और स्टमक के ऊपर रहा ये फूड पाइप, रेड कलर से हमने बनाया फूड पाइप। ये जो फूड पाइप है, जब ये स्टमक में फूड को डालेगा तो यहाँ पर एक ढक्कन होता है, ये रेड कलर से दिखा देती हूँ, ढक्कन ना कह के मैं इसे छेद कहूंगी। और ये छेद क्योंकि कार्डियक मसल्स या हार्ट के पास है, तो हम इसे कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं? जरा सारे बोलेंगे, कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर। जी, ये कार्डियक स्फिंक्टर क्या करता है? ये कार्डियक स्फिंक्टर जो है फूड को यहाँ ईसोफेगस से कहाँ आने दे रहा है? स्टमक में आने दे रहा है। अब अगर आपने फूड भर के खा लिया और अपना जो पूरा का पूरा स्टमक है वो ऊपर तक फुल कर लिया, तो ऐसे में ये फूड इस पे प्रेशर लगाएगा और ये फूड नीचे जाने की बजाय ऊपर खिसकेगा और ये कार्डियक स्फिंक्टर खुल जाएगा। तो जब ये कार्डियक स्फिंक्टर ज्यादा खाना खाने की वजह से खुल जाएगा तो आप वॉमिटिंग कर दोगे, रीगर्गिटेशन। क्या कहते हैं उसे बेटा? रीगर्गिटेशन, रीगर्गिटेशन ऑफ फूड। तो रीगर्गिटेशन ज्यादातर अनडाइजेस्टेड फूड का या इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड का होता है। ये कुछ बीमारियों में जैसे पेट अपसेट है, इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी हो सकता है कि आपका कार्डियक स्फिंक्टर खुल जाए और आपका फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हुए बिना नीचे जाने की बजाय ऊपर चला जाए। तो जब मुंह के द्वारा आपका इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है, उसको हम कहते हैं रीगर्गिटेशन या फिर वॉमिटिंग। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यस मैम। अच्छा, तो पूर्वांग कह रहा है उल्टे लेटने से होता है। तो पूर्वांग खाना खाने के बाद में ये एक्सरसाइज करता है, उल्टा लेट के देखता है कि फूड बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, पूर्वांग ऐसी एक्सरसाइजेस मत करा कर बिल्कुल। ये रहा स्टमक, आपका स्टमक। स्टमक जो है इसके 4 हिस्से होते हैं। इसको एक मिनट में जरा क्लियर कर दूं। स्टमक का पहला हिस्सा देखते हैं हम। ये स्टमक का पहला हिस्सा है फंडस। ये फंडस जो है यहाँ पर एयर भरा हुआ होता है और यहाँ पर फूड नहीं होना चाहिए। ये हेल्प करता है डाइजेशन। बॉडी इसका मेन पार्ट है आपके स्टमक का, राइट? यहाँ पर फूड इकट्ठा होता है। बाकी एक पार्ट हो गया कार्डिया और दूसरा पार्ट हो गया पाइलरी। तो आपके स्टमक के 4 पार्ट हो गए। नंबर 1 फंडस, नंबर 2 बॉडी, नंबर 3 कार्डियक एंड नंबर 4 पाइलरी। इस तरह से आपका स्टमक जो है एक मस्कुलर, हाईली मस्कुलर बैग की तरह का स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, जस्ट अ मिनट बेटा, जो क्या करता है आपके फूड को थोड़ी देर के लिए स्टोर करने का काम। जो मुख्य काम है स्टमक का वो है, आपका जो स्टमक है वो कुछ देर के लिए फूड को स्टोर करता है और फिर क्या करता है, उसको इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट करके आगे इंटेस्टाइन में बढ़ा देता है। समझ आ गई बात? यस मैम। यस मैम। पक्का समझ में आ गई ना? एक बार मैं आपको इससे बता देती हूँ। ये सिंगल होता है, ओवल स्ट्रक्चर होता है और इसके 4 पार्ट्स हैं। आगे कार्डियक है, फिर आपका बॉडी वाला पार्ट है, फंडस वाला पार्ट है, पाइलेरिक पार्ट है। 4 पार्ट्स है, ठीक है। जो फंडक वाला पार्ट होता है, फंडस वाले पार्ट में एयर रहती है और हेल्प करता है डाइजेशन में। बॉडी पार्ट में हम इकट्ठे करते हैं फूड को और कार्डियक से एंटर करता है, पाइलेरिक से ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इस तरह से पाइलेरिक स्फिंक्टर जो है, it is a wall between stomach and duodenum, while cardiac sphincter is a wall between esophagus and stomach. Clear है इतना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Sure. ठीक है, फाइन। हम थोड़ा सा जल्दी चढ़ रहे हैं क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। हाँ, अच्छा, आप लोगों के एग्जाम्स की डेट आ गई है कुछ बच्चों की ना। शिटी साई वाले बच्चों की तो एग्जाम की डेट आ गई है। आपके बैच में कौन कौन है शिटी साई वाला? ठीक है, मैं बात करूंगी आप लोगों से, ग्रुप पर थोड़ा मेरे से बात कर लीजिए।
तो हम यहाँ टाइप्स ऑफ सेल देख रहे हैं स्टमक में जो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, स्टमक का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया भाई स्टमक का काम है वो स्टोर करता है फूड को मेनली, साथ में इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। तो स्टमक में डाइजेशन होता है मुख्य रूप से प्रोटीन्स का। किनका डाइजेशन स्टार्ट होता है? प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है। तो पेप्टिक या जाइमोजेनिक या फिर चीफ सेल्स सिक्रीट करते हैं दो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। अब ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन आएगा कि भाई स्टमक में प्रो एंजाइम्स क्यों सिक्रीट होते हैं, या जो प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये इनएक्टिवेटेड क्यों होते हैं? तो व्हाई इनएक्टिवेटेड प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आर सिक्रीटेड in stomach. Then is there anyone who would like to share what the answer he has in his bucket? Yes. आपका स्टमक जो है, हाँ मैम क्योंकि उसमें HCl का प्रेजेंस होता है स्टमक में, तो मैम उससे वो एसिडिक हो जाता है फूड, जिससे रिएक्ट कर सकता है उससे। और कुछ, is there anything else you would like to share? अच्छा ये बताओ, हमारे बॉडी किस चीज की बनी हुई है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स में से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कौन बनाता है? कौन बनाता है बेटा? प्रोटीन्स। ठीक है, यानी स्टमक किसने बनाया है? स्टमक किसके बने हैं? मैम प्रोटीन का बना है। तो अगर प्रोटियोलिटिक एंजाइम यानी प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम एक्टिवेटेड फॉर्म में सिक्रीट होगा, तो आपका स्टमक जो है जब वो सिक्रीट होगा तो क्या करेगा? उस स्टमक को आ जाएगा, डिसॉल्व कर देगा, हाँ या ना? यस मैम। ना, इसलिए ये जब रिलीज होते हैं तो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। और जैसे इनएक्टिव फॉर्म का यहाँ पर आपको एक नाम बताया, पेप्सिनोजन। तो जब आपने फूड खाया, तो जब आप फूड खाते हैं तब आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वर्क स्टार्ट कर देते हैं, HCl सिक्रीट करते हैं। तो जब आपने फूड खाया तो ये पेप्सिनोजन की मदद से HCl कन्वर्ट कर देता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, और अब ये पेप्सिन इस फूड में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ना कि स्टमक को। ठीक है, तो स्टमक खुद प्रोटीन का बना है, स्टमक खुद ही डिसॉल्व ना हो जाए, इसलिए ये प्रो एंजाइम या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रिलीज होते हैं। क्लियर हुई बात? यस मैम। सबको हो गई? पक्का? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ वंशिका बोलो बेटा, एक्सप्लेन अगेन। वंशिका, हमारा स्टमक बना है प्रोटीन का, और ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो है ये बन जाएंगे पेप्सिन और रेनिन नाम के प्रोटीन तोड़ने वाले दो प्रोटियोलिटिक एंजाइम। तो ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम चाहे स्टमक का प्रोटीन हो चाहे आपके फूड का प्रोटीन हो, उसको ब्रेक करेंगे। तो अगर ये एक्टिव फॉर्म में रिलीज होंगे तो ये पेप्सिन और रेनिन खुद आपके स्टमक को ही डिसॉल्व ना कर दें, इसलिए ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। सही बात? ठीक है, लेट्स कम ऑन टू ऑक्जेंटिक सेल्स। तो चीफ सेल्स की बात है, ऑक्जेंटिक सेल्स ये सिक्रीट करते हैं HCl, और दूसरी चीज है कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। हमारे शरीर में हम जिस भी स्रोत से कासल्स विटामिन B12 लेते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए हमें कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट करते हैं। इनके ना होने पर हमारा शरीर विटामिन B12 की कमी से जूझेगा, क्योंकि हम विटामिन B12 को अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे। हम खा रहे हैं पर हम उसे अब्सॉर्ब तब करते हैं जब कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर उन्हें अब्सॉर्ब करने देता है। तो इस तरह से ऑक्जेंटिक सेल्स अगर नहीं होंगे तो विटामिन B12 भी अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाइपर एसिडिटी में क्या होता है, जैसे किसी को एसिडिटी हो जाती है तो HCl का ज्यादा सिक्रीशन होता है। फिर आगे म्यूकस नेक सेल्स, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। अब जैसे कि ये देखिए, ये रहा आपका ईसोफेगस और ये रहा स्टमक। तो जो स्टमक है इसमें आप प्रोटीन डाल रहे हो, अब वो प्रोटीन जो है उसको डाइजेस्ट करना है, तो डाइजेस्ट करने के लिए HCl आप बना रहे हो। HCl कौन बना रहा है? ऑक्जेंटिक सेल। ये HCl एसिड है, ये आपके जो स्टमक इसमें घाव कर सकता है।
तो उसको बचाने के लिए पहले यहाँ पर मैं एक दूसरे रेड कलर से यहाँ एक लेयर बना देती हूँ म्यूकस की। तो ये पूरे के पूरे स्टमक की अंदर की तरफ लाइनिंग कर देता है म्यूकस से, मोटा म्यूकस स्टमक की लाइनिंग को, ग्रीन कलर की इस बेल्ट को बचाता है। तो इस तरह से म्यूकस क्या बचाता है, स्टमक की लाइनिंग को HCl से। और चौथे आ जाते हैं आर्जेंटेफिन सेल्स। ये आर्जेंटेफिन सेल्स जो हैं एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेरोटोनिन को सिक्रीट करते हैं। सेरोटोनिन क्या करेगा, आपकी ब्लड कैपिलरीज को नैरो कर देगा और आपका ब्लड प्रेशर होता है उसे रेगुलेट करता है। तो इस तरह से आपके स्टमक में ये 4 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। तब तो आप इसे कैसे याद कर सकते हो आसानी से, चीफ मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, तो जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को सिक्रीट करते हैं। फिर ऑक्जेंटिक क्या करते हैं, HCl सिक्रीट करते हैं। म्यूकस सिक्रीट करते हैं। और आर्जेंटेफिन क्या करते हैं, वो करते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेरोटोनिन को सिक्रीट। ठीक है बच्चों? यस मैम। यस मैम। तो हम फंक्शन पढ़ते हैं आप स्टमक का। स्टमक का फंक्शन क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्राइमरी फंक्शन किसी के भी स्टमक का क्या होता है, स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज के बाद क्या होता है, चर्निंग होती है फूड की और गैस्ट्रिक जूस इसके साथ मिक्स्ड हो जाता है। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है हमारे, कृतिका हमारे गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है? कृतिका हमारे गैस्ट्रिक जूस में क्या है? अजद गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है बेटे? हाँ बच्चे बोलो। यस मैम। अजद हमारे गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जाता है? नैना? Yes, ma'am. Ma'am, बताइए बेटा। HCl, lipase and pepsin. हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl और कौन से एंजाइम्स? Lipase of pepsin लाइपेज और प्रोरेनिन एंड and pepsin. ठीक है, तो लाइपेज जो होता है वो इनएक्टिवेटेड क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम जब देखते हैं तो हाईली एसिडिक मीडियम में 1.5 से 2.5 होता है पीएच। इस पीएच पर लाइपेज एक्टिवेट नहीं हो पाता है। इस पीएच पर केवल और केवल कौन काम करेगा, हमारे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन काम करेगा। ठीक है, और फंक्शन क्या है, इस तरह से हमारे स्टमक का ये स्टोर करता है फूड, उसे मिलाता है गैस्ट्रिक जूस के साथ और प्रोटीन के डाइजेशन में स्टार्टिंग करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टमक देख रहे हैं हम रूमिनेंट्स का। रूमिनेंट्स का मतलब हम देख रहे हैं कट चूइंग मैमल्स का। आपने सुना है जुगाली करना, हिंदी में टर्म सुने हो, जुगाली करना? यस मैम। यस मैम। कैसे आजकल कैसे माँ बाप कहते हैं बच्चों को, हर समय जुगाली करते रहते हो, मतलब जुगाली करते रहते हो मतलब मुंह में हमेशा कुछ रहता है। ये जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट मैमल्स, उनकी बात कर रहे हैं हम, जो कट चूइंग मैमल्स है। ये कट चूइंग मैमल्स है, जैसे कैटल्स है, जैसे गाय भैंस वगैरह है। ये क्या करते हैं, ये जल्दी जल्दी अपना फूड खाते हैं और खा के उसको ठूस लेते हैं, भर लेते हैं अपने स्टमक। तो इनका जो स्टमक है वो इस तरह से बनाया हुआ है कि स्टमक के 4 पार्ट्स है। स्टमक के कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट्स है। पहला पार्ट है रूमन। पहला पार्ट क्या है? रूमन। ये रूमन पार्ट में क्या होता है, ये ईसोफेगस से फूड आया और रूमन में क्या हो गया, स्टोर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये आ गया रेटिकुलम, हनीकोम वाला स्ट्रक्चर। तीसरा आ गया ओमेसम, चौथा आ गया एबोमेसम। कुल मिला के यहाँ फूड ठूस के भर लिया गया। अब ठूस के भर तो लिया गया लेकिन इसका कोई डाइजेशन नहीं हुआ, तो फूड को ठूस के भरा, उसके बाद ये फूड रीगर्गिटेट करके फिर से मुंह में जाता है इनके, और वहां पर ये इसे चबाते हैं। तो यानी पहले फूड को ठूस के भर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, फिर ये फूड वापस रीगर्गिटेट करके इनके मुंह में आता है और फिर इसे फिर से चबाते हैं और अब आगे ये जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरह से रूमिनेंट मैमल्स जो होते हैं, इनका जो पेट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, और ये 4 चैम्बर्ड जो है पेट, इसके 4 पार्ट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे क्या क्या है, रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। ठीक है, तो कैटल्स जैसे कि काउ, बुफेलो वगैरह इसको यूज करते हैं, राइट। रूमन इसका सबसे बड़ा पार्ट है जहां ये स्टोर करता है। मैं एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ उस बात को। सो रूमन इज द लार्जेस्ट पार्ट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये आगे मूव करता है और ये फूड पास हो जाता है कहाँ पर, ओमेसम में, जहां ये अब्सॉर्ब करता है वाटर और बाइकार्बोनेट्स, और फाइनली ये कहाँ पहुंच जाता है, हाँ,
आप लोग इसको लिखते जा रहे हैं ना बच्चों? मैं यहाँ पर एक Yes, और ma'am. डायग्राम दिखा देती हूँ, ये देखो। Yes, ma'am. लिख रहा हूँ. तो फाइनली ये कहाँ पहुंच जाता है? पहले 3 चैम्बर से जो 4th चैम्बर है वो है एबोमेसम, विच इज लाइन विद दिस, और एक्चुअली में इसी को हम ट्रू स्टमक कहते हैं, ये जहां गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं, एक सेकंड पहले इसको मैं रब कर देती हूँ, फिर देखिए इस डायग्राम को देखिए। ईसोफेगस से फूड आ रहा है, देखो ईसोफेगस से फूड आ रहा है, ये रहा, जब पहली बार खाया कैटल ने, ठीक है, और जब इसने पहली बार खाया तो ये कहां गया, कहां जाएगा, ये रूमन में जाएगा, देख रहे हो रूमन में चला गया ये फूड, अल्टीमेटली कहां चला गया, नंबर 1 रूमन में चला गया, स्टोर हो गया। फिर क्या हुआ, ये फूड घूमता हुआ आया और फिर से गया रीगर्गिटेट करके, कहां पर जाएगा, मुंह में जाएगा, जहां वो कट चू करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फर्दर ये आएगा ओमेसम में, एबोमेसम में, और एबोमेसम क्या है इसका, ट्रू स्टमक। Out of these 4 chambers, it is the abomesum which is called the true stomach. ठीक है, रेटिकुलम Yes, इसका ma'am. स्मॉलेस्ट पार्ट है, रूमन सबसे बड़ा पार्ट है, एबोमेसम इसका ट्रू स्टमक कहलाता है। ये क्लियर हो गया, रूमिनेंट स्टमक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Alright. So that was all for today's class from my side.